हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम आप 10वीं कक्षा में जरूर पढ़े होंगे। तो यहाँ से भी पूरा हम डिटेल से कुछ बताएंगे आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे ओम साहब ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने घर पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस दौरान ओम साहब ने एक चालक लिया। ओम साहब ने एक चालक लिया। ओम साहब ने एक चालक लिया और इस चालक के अंदर आपको पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही ओम साहब ने इस चालक को किसी स्रोत यानी बैटरी से जोड़ा, बैटरी से जैसे ही इन्होंने जोड़ा तो इसके सिरों पर उत्पन्न हो गया विभवांतर। इसके सिरों पर उत्पन्न हो गया विभवांतर। इसके सिरों पर उत्पन्न हो गया विभवांतर भी, और इस चालक के अंदर उत्पन्न हो गया विद्युत क्षेत्र। इस चालक के अंदर उत्पन्न हो गया विद्युत क्षेत्र, और जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने लगा विद्युत बल। जैसे ही विद्युत बल लगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक सीधी रेखा में गमन करना शुरू कर दिए, जिसे कहा गया भीड़ी यानी अनुगमन वेग। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा से विद्युत धारा चलना शुरू हुई। विद्युत धारा चलना शुरू हुई। ठीक, तो चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर था भी और विद्युत धारा आई, इन दोनों के बीच की संबंध की गणना इन्होंने की। इन दोनों के बीच संबंध निकाला, और इन दोनों के बीच जैसे ही संबंध उन्होंने घर पे एक्सपेरिमेंट करके निकालना शुरू किया, तो जब जब निकालते थे V अपान आई का मान, ठीक है, V अपान आई का मान हमेशा एक नियत वैल्यू आती थी। हमेशा एक नियत वैल्यू आ रही थी। एक फिक्स वैल्यू आ रहा था, एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि V और I का जो अनुपात है वह कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा नियत वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का अनुपात हमेशा नियत रहता है। लेकिन जैसे ही यह जाकर लैब में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, ठीक है, तो इस V अपान आई का मान घर पे कुछ और आ रहा था, और वहां पे आ गए तो कुछ बदल गया, कुछ अलग ही आने लगा, कुछ अलग आने लगा। ही इनकी दिमाग चकरा गई। ये सोच में पड़ गए, ऐसा क्यों हो रहा है? घर पे तो जितनी बार कैलकुलेशन हमने किया, हर बार नियत वैल्यू आ रही थी, यहां पे क्यों बदल गया? यहां पे क्यों बदल गया? इसके पीछे कारण ढूंढना शुरू किए। इन्होंने कारण ये पाया इसमें कि यदि इस चालक की भौतिक अवस्था जो है उसी के कारण ये वैल्यू बदल रही है। जो इस चालक की भौतिक अवस्था है, इस भौतिक अवस्था को अगर हम स्थिर कर दें तो फिर V और I का मान हमेशा एक नियत वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। फिर इन्होंने यहां से अपना नियम दिया, यहां से अपना नियम दिया और कहा कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और इसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वह नियत होता है, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि इसकी भौतिक अवस्थाओं को
नियत रखा जाए, बदला न जाए। जैसे ताप जितना है उतना ही रहे, बढ़े घटे नहीं, क्योंकि घर पे तापांतर कुछ अलग था और लैब में गए तो ताप कुछ बदल गया। घर पे दाब कुछ अलग लग रहा था, लैब में गए तो दाब कुछ अलग लगने लगा। तो उन्होंने कहा भौतिक अवस्थाओं को अगर हम नियत कर दें, भौतिक अवस्थाओं को यदि हम नियत कर दें तो V और I का मान, V और I का मान हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। V और I का जो अनुपात होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहां से इन्होंने अपना नियम दिया, कहा, ठीक है, कहा क्या कि V और I का मान हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ओम्स के नियम के अनुसार, ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, ओम साहब ने V और I के बीच में संबंध दिया। क्या दिया, कहा उन्होंने कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब हुआ ताप, दाब इत्यादि लिख दे रहे ETC, ठीक है। इस तरह से ताप, दाब, अवस्था, ये सब होता है भौतिक अवस्थाएं। तो भौतिक अवस्था ताप दाब को स्थिर रखा जाए, स्थिर रखा जाए तो चालक के सिरों, चालक के जो सिरा हैं, इन सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली, तथा उसमें बहने वाली यानी प्रवाहित धारा का अनुपात नियत होता है, नियत होता है, ठीक है। आप नियत होता है लिख सकते हैं या अनुक्रमानुपाती होता है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात, धारा I, प्रवाहित धारा I हो तो ओम्स लॉ के अनुसार, ओम के नियम से, ठीक है, V अपान I बराबर हो जाएगा नियतांक यानी R। यह क्या है, एक नियत वैल्यू थी, यह एक नियतांक वैल्यू है, जहां R क्या है, V अपान I का एक समानुपातीय नियतांक है, ठीक है। जहां R क्या है, नियतांक है, जहां R, ठीक है, समानुपाती नियतांक है,
नियतांक है, ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। ओम, ये सिंबल होता है ओम का, इसका मात्रक ओम होता है। ये रहा आपके पास ओम्स लॉ। ओम ने इसी बात को बताई, ओम ने इसी बात को बताई। ओम के नियम में अगर हम सत्यापन की बात करें, ठीक है, ओम्स लॉ को सत्यापन की बात करें, तो हम प्राचल के पदों में भी सत्यापन कर सकते हैं, हम इसे ग्राफ द्वारा भी सत्यापन कर सकते हैं। ग्राफ द्वारा अगर हम आपको बताएं तो इन्होंने कहा कि यदि v और i के बीच में ग्राफ खींचा जाए, यह है x अक्ष और यह है y अक्ष, ठीक है, यह है x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष के बीच, x अक्ष और y अक्ष के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। मान लीजिए ये i है और ये v है, ये v है और ये i है, ठीक है, ये i है ये v है। अगर इन दोनों के बीच हम ग्राफ खींचें, ठीक है, तो ये v है और ये i के बीच ग्राफ खींचे तो इन दोनों का अनुपात जो होगा एक नियतांक आएगा। यानी जैसे जैसे हम i को बढ़ाएंगे वैसे वैसे v भी बढ़ेगा, जैसे जैसे i को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे v भी बढ़ेगा। और इन दोनों का मान जैसे जैसे हम i को बढ़ाएंगे वैसे वैसे v बढ़ेगा, जैसे जैसे हम i का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे v बढ़ेगा, जैसे जैसे i का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे v का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे हम i का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे v का मान बढ़ेगा। इस तरह से इन दोनों के बीच जो संबंध आएगा, वह जो r आएगा वह एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इस सीधी रेखा प्राप्त होगी यानी v और i का जो अनुपात आएगा वह एक नियत वैल्यू आएगी हमेशा। इस तरह से इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। ग्राफ के माध्यम से भी हम इसे प्राचल के पदों में भी इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। यानी अनुगमन वेग के आधार पर भी ओम के नियम की उत्पत्ति हम कर सकते हैं। ओम के नियम की उत्पत्ति हम कर सकते हैं किसके आधार पर? अनुगमन वेग के आधार पर। आइए लिखते हैं, नोट करें।